किरदार बोलते हैं कि आज के किरदार एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इलाहाबाद की गलियों में अपना बचपन बिताया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। लेकिन जल्दी ही इनका मन नौकरी से ऊब गया और इंटरनेशनल सिम कार्ड बेचने वाला शख्स नेशनल टीवी के लिए सीरियल लिखने लगा। एमबीए पास इंजीनियर ने एक्टिंग की ओर रुख किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर विभूति नारायण की, जिनकी कलम का जादू हम नीली छतरी वाले और चिड़ियाघर जैसे सीरियल्स में देख चुके हैं, जिन्होंने पास्ता और कॉल अनआंसर्ड जैसी शॉर्ट फिल्में लिखी जिनको तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में सराहा गया। खूब सारे टीवी कमर्शियल्स के लिए जिंगल लिखे और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। विभूति नारायण के लेखन की गहराई का पता उनके द्वारा लिखे गए 2 उपन्यास फिदाइन और वध को पढ़कर लगता है, जिन्हें उनके चाहने वालों ने हाथों हाथ लिया। इतना ही नहीं, विभूति एज एन एक्टर रोहन सिप्पी की साइड हीरोज सीरीज और सोनाक्षी सिन्हा के साथ खानदानी शफा खाना में भी नजर आ चुके हैं और फिलहाल ये हॉटस्टार की वेब सीरीज अनकही में भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं ZEE5 के लिए एक वेब सीरीज और अपनी पहली फिल्म की तैयारी कर रहे एक्टर, डायरेक्टर और राइटर विभूति नारायण उपाध्याय से। नमस्कार, कैसे हैं दादा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास होम। आज हमारे दर्शकों को हम बता दें, जो किरदार बोलते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपका तारुफ करा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जिनकी शुरुआत इंजीनियरिंग से होती है, जो एमबीए करने पहुंच जाते हैं पूना, और पूना में पता नहीं कौन सा जादू उनके ऊपर छाता है कि वो अभिनय की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। वो अभिनय करते हैं, अभिनय की सारी बारीकियां सीखते हैं, वो खूब सारा थिएटर करते हैं, फिर वो लेखन करने लग जाते हैं। और उनका ये जो शौक था, ये उनको दिल्ली, पूना, मुंबई और पता नहीं कहां कहां ले गया। तो इलाहाबाद में जन्मा वो बच्चा जिसने इलाहाबाद में अटखेलियां की, जिन्होंने गंगा मैया में खूब सारे गोते लगाए, वहां पे खूब सारा थिएटर किया। तो इलाहाबाद के उस विभू से लेके विभूति नारायण मिश्रा बनने तक का सफर, सर, ये कहाँ से शुरू होता है और क्या वो जर्नी रही? जरा इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बताइए। ये सिनेमा का जादू है कि आप मुझे मिश्रा बोल रहे हैं। मैं मिश्रा नहीं हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, विभूति नारायण उपाध्याय। कैरेक्टर है जो मुझसे ज्यादा चर्चित है, जिनका नाम विभूति नारायण मिश्रा है। लेकिन बहरहाल ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। रही बात विभू से विभूति बनने की, तो मैं अभी भी अपने लोगों के लिए, तुम्हारे लिए और बाकी लोगों के लिए वो वही विभू हूँ जो इलाहाबाद से निकला था, और इलाहाबाद मुझसे कभी नहीं निकल पाया। मैं तो इलाहाबाद से निकल आया अब तक। इंजीनियरिंग मैंने इलाहाबाद में की, पढ़ाई भी शुरुआत की सब इलाहाबाद में की। लेकिन इलाहाबाद जो है वो अगर मजाकिया तौर पे, मैं अक्सर जब तुम्हारे वाला ये सवाल जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको मजाकिया तौर पे एक ही जवाब देता हूँ। जैसे बड़े शहरों में क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप को बड़ा संभालना पड़ता है। जैसे मुझे, मेरा बच्चा भी 5 साल का है, बड़ा हो रहा है, तो मैं भी वो महसूस कर रहा हूँ, संभालना पड़ता है कि ड्रग्स की लत नहीं पड़ जाए या सिगरेट शराब नहीं पीने लग जाए नई उम्र में। तो इलाहाबाद जैसे शहर में ड्रग्स और शराब तो दूर है, एक चीज से माँ बाप को संभालना पड़ता है अपने बच्चों को, कि नाटक, थिएटर, गाना, नौटंकी, इसकी आदत नहीं पड़ जाए। नहीं तो सही बात, इन चीजों से बचा के रखना पड़ता है। बचा के रखते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं बचा पाए मुझे, और मुझे वो लत लग गई। शुरुआत तो हुई देखने से नाटक, कि मैं नाटक देखता था, और फिर देखते देखते लगा कि ये तो करने वाली चीज है, मैं अगर स्टेज पर होऊंगा तो और आनंद आएगा। क्योंकि किसी भी कला को, स्पेशली अपनी फिल्म में या थिएटर में, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस एक्टर कराता है। एक्टर ही आपको दिखता है सामने, आपको पता ही नहीं होता एक्टर के पीछे भी, अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो कम से कम 200 लोग हैं, और अगर आप नाटक देख रहे हैं तो कम से कम 20 लोग हैं उसके पीछे, जो उसको वहां तक, स्टेज तक ला रहे हैं जी। फिर जब आप स्टेज पे एज एन एक्टर पहुंचते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि बॉस, इसके पीछे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, जो सिर्फ एक्टर बनने तक सीमित नहीं है।
और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं। तो मैं अक्सर इसको बोलते हैं कि इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू बिकम अ क्रिएशन और बिकम अ क्रिएटर, बिकॉज द पीपल हु आर बिहाइंड द कर्टन्स और बिहाइंड द कैमरा, they are creators, and the actors whom we see on stage or on screen are creations, उनको बनाया गया है। तो बिल्कुल सही। फिर आप डिसीजन ले लेते हैं कि आपको क्या करना है। बहरहाल मैं अब तक डिसीजन नहीं ले पाया हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग में भी मजा आता है, मुझे लिखने में भी मजा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में भी मजा आता है, और जहां तक मजा, जब तक जिस चीज में मजा आता रहेगा मैं करता रहूंगा। वो पहला नाटक कौन सा है जो आपने इलाहाबाद में रहते हुए किया और किन के साथ किया? मैंने पहला नाटक किया था मेरे ख्याल से रीयूनियन करके एक नाटक था। दारियो फो करके एक राइटर हैं, उनका हिंदी वर्जन था, वैसे तो वो शायद फ्रांस रशिया के राइटर हैं। तो वो हिंदी एक प्ले था, उसमें वो गलती से कास्टिंग हुई मेरी, क्योंकि जिसका जो ऑलरेडी कास्टेड था एक्टर, वो एक होता था ना छोटे शहर में भी स्टारजम होता था कि ये तो भाई समय पे नहीं आएगा, ये बड़ा एक्टर है, ये तो 2 शो कर रहा होता है। तो ऐसा कुछ उनके आपस में झगड़े हुए, तो वो जो डायरेक्टर था उसका एक्टर से झगड़ा हुआ और उसने बोला कि अगर तू नहीं कर रहा है मेन रोल, विलन था जिसका मेन रोल था, तो मैं किसी और को ले आऊंगा। और वो डायरेक्टर था, एक एक्टर है यहाँ विश्वनाथ चैटर्जी करके, जो आपको अभी फिलहाल बहुत सारी टीवी फिल्मों में काम करते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि उल्टन पलटन आजकल बेनी भैया बने हैं। करेक्ट। जी जी जी। वो मेरे स्कूल के सीनियर भी थे, तो उन्होंने जानते थे कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है कई दिनों से कि मुझे थिएटर करना है। मोटा सा लड़का है, पता नहीं कैसा करेगा, लेकिन उन्होंने कास्ट कर लिया। और उन्होंने कास्ट किया तो मैंने काम किया, दिल से काम किया, और सबको डर था कि पता नहीं क्या करेगा स्टेज पे जाके, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि नहीं, मैं कुछ खराब नहीं करूंगा अगर बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो बहरहाल फिर सबने मोटिवेशन दिया और वो वहां से काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो पांचाराम की बगिया और हवालात और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा कुछ किया। सफर काफी लंबा रहा। अच्छा देखिए दादा, मैं कहीं ना कहीं आज भी उस इलाहाबाद की झलक आपके मुंबई वाले विभूति में देखता हूँ। मैंने चिड़ियाघर, जो आपने लेखन कार्य किया चिड़ियाघर के लिए, आपने नीली छतरी वाले जैसा खूबसूरत सा सीरियल लिखा, यशपाल शर्मा जी जिसमें थे। तो नीली छतरी वाले का जो भगवान दास कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद की गलियों में मुझे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन गलियों से वो इंस्पायर है। इलाहाबाद की मिट्टी की खुशबू जो है उस भगवान दास के कैरेक्टर में आती। क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो उसका उन गलियों से निकलना का क्रेडिट मेरा नहीं है। दो मैंने उसको लिखा है, आगे बढ़ाया, सहयोग किया है। ये सब गरिमा प्रोडक्शंस जो जिनका ये सीरियल था, अश्विनी धीर साहब, वो खुद कानपुर से आते हैं, तो उनके जहन में भी वही चरित्र उभरते हैं जो जिनको हम लोग अपने से कनेक्ट कर पाते हैं इलाहाबाद से। और जब लिखने की बारी आई तो हम सबको भी सिलेक्ट शायद उन्होंने यही देख के किया हो कि हम उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि एक वक्त के बाद वो तो मतलब शो सेटअप करने वाली बात होती है उनकी। फिर उसके बाद वो उन राइटर्स को दे देते हैं, उनके चुनिंदा राइटर्स को, जिनको उन्हें लगता है कि ये मेरे कैरेक्टर को अच्छे से सहेज के रख पाएंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, या जैसा सेटअप हुआ है वैसा ही रखेंगे। हमने भी कोशिश की जब तक हमने लिखा कि उसको वैसा ही रहने दें जैसा उन्होंने बनाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार बनाया था जी, और बहुत खूबसूरती के साथ आपने संवारा। एक सवाल मेरे जहन में जब इंटरव्यू शुरू हुआ तब से कुलबुला रहा है, और जब से मैं जानता हूं तब से, कि एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया नाटक से शुरू होती है, और पता नहीं जिंदगी के क्या वो वजूहात रही होंगी कि आप एमबीए करने चले जाते हैं, आप इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, और देन उन सब गलियों में घूमने के बाद वापस से आप उसी लेखन के साथ, उसी अभिनय के साथ जुड़ते हैं। तो ये क्या सफर रहा? इंजीनियरिंग में जाना किस तरह से हुआ? इंजीनियरिंग में जाना तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जो कि घर वालों के समझ में नहीं आए और वो सवाल नहीं करें कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर डॉक्टर हैं, और अगर मैं वो बहुत चाहते थे कि मैं भी एमबीबीएस करूं, और लेकिन मैं अगर कर लेता
तो उसकी पाई पाई से वो वाकिफ है। मैं पास हूँ, फेल हूँ, क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं, सबका जानकारी वो रख सकते थे। इंजीनियरिंग ऐसी चीज है जो उनके बस की नहीं है। तो चोरी पकड़ नहीं वो, सकते। हाँ, तो वो मैं कुछ भी करूंगा तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। और बीए और एमए करने का सवाल इसलिए नहीं था कि इसलिए नहीं, घर वाले ऑब्वियसली उसको छोटी नजर से देखते थे कि डॉक्टर का बेटा बीए कैसे कर सकता है। और बहरहाल मैं इस नजर से देखता था कि इंजीनियरिंग से ज्यादा टफ बीए है, क्योंकि उसमें साहित्य पढ़ना पड़ता है, लिखना बहुत पड़ता है, 6-6 सुनते थे, 6-6 कॉपियां भरनी पड़ती हैं। बहरहाल तब ये नहीं पता था कि 180 पेज की स्क्रिप्ट लिखेंगे भविष्य में तो 6 कॉपी भरने में क्या चला जाएगा हमारा। लेकिन तब नहीं पता था कि लेखन में रुचि आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 वो रुचि बढ़ती चली गई इन चीजों में, नाटक में और उन सब में। तो सिनेमा में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी, बाहर का सिनेमा देखा, यहाँ का सिनेमा देखा, और तब पता चला कि यार इन सब के पीछे जो जो जितनी चीजें जितनी खूबसूरत लग रही हों, सबके पीछे एक चीज है, कहानी। और कहानी तो लिखनी पड़ेगी या जीनी पड़ेगी। और कहानी कहां से आएगी? कहानी आएगी अपने ही जीवन से। तो पहले तो भरपूर जीना सीखो, और जो जी रहे हो उसको ऑब्जर्व करना, संजोना भी सीखो, क्योंकि वो खत्म हो गया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, आपकी भी और आपके अंदर की भी। तो वो फिर जीना सीखा। तो अब जीना सीखने के लिए आपको अपने कोकून, जो एक कंफर्टेबल लाइफ होती है, जैसे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सड़कों के नीचे गरीबी में बल्ब के नीचे पढ़ा, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत आरामदायक जिंदगी जी, मैं अकेला बेटा था अपने पिताजी का, हूँ अभी भी, और बहुत प्यार मिला, जो चाहा वो मिला। लेकिन वो माहौल नहीं है जिसमें आदमी राइटर बनता है या जिसमें कुछ क्रिएटिव चीज दिमाग में आती है। तो उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी था। तो जब मैं एमबीए करने बाहर निकला, इवन जब मैं इलाहाबाद में भी था तब भी, तो मैंने अपना अलग जीवन बनाया जो मेरे परिवार से एकदम अलग हो, जिसमें इनका कोई इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे नाटक में मुझे काम लेने के लिए किसी डायरेक्टर को अपने शहर के, अगर मैं ये बोलता कि मैं फला 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 डॉक्टर साहब का बेटा हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे खुद ही जूते घिसने पड़ते थे, खुद ही जाना पड़ता था, पैर छूना पड़ता था, कई दिनों तक उनके आगे पीछे घूमना पड़ता था। कई बार लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, लेकिन फिर लगता था कि यार अपना खुद का कुछ बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और आज मुझे खुशी होती है कि शहर में हूँ, और जो 10-50 लोग जानते हैं वो जानते हैं इसलिए कि मैं ठीक ठाक लिखता हूँ या ठीक ठाक एक्टिंग करता हूँ। खूबसूरत सफर है आपका और बड़ा रोमांचक भी है। और सबसे बड़ी रोमांच की बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसकी शुरुआत एक्टिंग से होती है, लेकिन फिर वो शख्स जो है इंजीनियरिंग में चला जाता है, एमबीए करने लगता है, सिम कार्ड बेचने का काम करता है। तो ये सिम कार्ड बेचने से लेकर और ये सीरियल लिखने तक का सफर, ये कितना रोमांचकारी रहा? जरा इस पे जरा सी रोशनी डालिए। बहुत बहुत मजेदार, बहुत रोमांचकारी, बहुत उतार चढ़ाव, सब कुछ बहुत अच्छा। और अभी भी ये सफर जारी है, कहीं पहुंचा नहीं हूं। तो लगातार हर दिन अपने अपने किस्म के चैलेंजेस हैं और उनसे लड़ते जा रहे हैं। जब सिम कार्ड बेचा करते थे तो ये लगता था बस इस बात से उबर जाएं कि सिम कार्ड ना बेचना पड़े, और जिनके घर जाते हैं वो ये ना बोलें, जिनसे मिलने जाते हैं कि अरे सुनिए जी वो सिम कार्ड वाला लड़का आया है। तो सिम कार्ड वाला लड़का संज्ञा अपने लिए मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो वहां से ऊपर उठे और बम्बई आए। तो शुरुआती दिनों में तो किसी ने कुछ काम पूछा नहीं, और मैं काफी जिस उम्र के असिस्टेंट्स होते हैं बम्बई में ज्यादातर डायरेक्टर्स के पास, मैं उस उम्र को क्रॉस करके आया था। मतलब मैं जब यहाँ आया तो मैं ऑलरेडी 26-27 साल का था, और असिस्टेंट्स तो 17 साल की उम्र से काम कर रहे होते हैं। तो वो एक थोड़ा शर्म का विषय लगता था कि मेरे साथ के बाकी असिस्टेंट्स बच्चे हैं और मैं तो उनके बड़े भाई की उम्र का हूँ। लेकिन फिर भी जब सीखना है तो सीखना है, फिर उसके लिए तो कोई उम्र की बात है नहीं। तो मैंने सीखा, असिस्टेंट बना, कई सारे दूरदर्शन के टीवी सीरियल्स में मैं असिस्टेंट रहा, और फिर दूरदर्शन के सीरियल्स डायरेक्ट भी किए मैंने। तो अच्छी बात ये रही कि मुझे ऐसे लोग मिलते गए जर्नी में उन दिनों जो इस चीज को समझ पाए कि ये आदमी सीखना चाहता है, ये आदमी करना चाहता है, बजाय पैसों के, बजाय और चीजों के। वो कुर्बानी थी मैंने शुरुआत में कि
पैसों का जिक्र नहीं करता था, बस काम का जिक्र करता था कि काम दे दो, बाकी पैसे वैसे देखे जाएंगे बाद। ये लेकिन तभी तक कर पाया जब तक जो दिल्ली से बचा के लाया था वो जब तक चल रहा था। फिर उसके बाद पैसों की भी बात करनी पड़ी, लेकिन तब तक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया था और तब तक मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि मैं लिख सकता हूँ। और क्योंकि दिल्ली में ये मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ, मैं अपने लिए लिखता था सिर्फ। वाकया हुआ, कोई ऐसा भी वाकया हुआ मुंबई आने के बाद कि आपको लगा कि ठीक है, दिल्ली से जो बचा के लाए वो उससे सरवाइव हो रहा है, काम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा वक्त आया, एक ऐसा लम्हा आया कि जो बचाया था वो नहीं रहा और आगे काम भी हाथ में नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ अधर में है। ऐसा भी कभी कुछ सामना करना पड़ा आपको? ये बहुत बार आया ओमपाल, बहुत बार आया। और मतलब मुझे इस बात की शर्म नहीं है कि अब भी कभी कभी आ जाता है ऐसा वक्त ये और आ जाता है तो उसको झेलते हैं, क्योंकि उसको झेलते झेलते ना हमें आदत पड़ गई है इस चीज की, कि हमें मालूम चलता है कि आप जिस वक्त, मतलब जिंदगी भी ऐसी चीज है ना कि आप जिस वक्त सबसे ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे होते हैं कि अब कुछ नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, उस वक्त कहां से कुछ है ऊपर, कहां से क्या होता है कि अचानक से काम आपके बन जाते हैं। मतलब मैं इस बात पे पुरानी क्या घटना याद करूं, ऐसे 1000 वाकये होंगे जब मतलब मेरे दोस्त जो इंजीनियरिंग में मेरे दोस्त थे या एमबीए में मेरे दोस्त थे, कोई अमेरिका चला गया, लंदन चला गया और अच्छी खासी पैसे मिल रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मुझसे अच्छे रहे हों, कमजोर रहे हों, बेहतर रहे हों, जैसे भी रहे हों, लेकिन एक जिंदगी उन्होंने अपने लिए बनाई और मुझे फोन करते हैं और हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वो बड़ी जेलसी महसूस करते हैं मुझसे कि यार तू अपने मन का काम कर रहा है, तू तो 100% खुश होगा। और वो दिन वो होता है जिस रात मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, कि उस दिन वो आदमी मुझे फोन करके कह रहा होता है कि यार तू बहुत सही चीज कर रहा है, तू जिंदगी के मजे ले रहा है, तू अपने मन का काम कर रहा है। तो एक तरफ तो मन में ये आता है कि यार ये कैसी बात कर रहा है, मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ। फिर एक तरफ ये भी आता है कि यार ये आदमी अपने काम से खुश नहीं है, देखो मुझे फोन करके बोल रहा है कि मैं अपने काम से खुश नहीं, तू खुश है, तो इसका मतलब मैं खुश हूं अपने काम से। और खासतौर से तब जब मेरी शादी हो गई, बच्चा है और काम नहीं है आपके पास, और मतलब ऐसे बहुत सारे वाकये हो जाते हैं, वो सबको पता है, सबने अपने अपने जीवन में, इसमें कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है कि मैंने नहीं झेला है और किसी ने नहीं झेला है, सब अपने हिस्से के संघर्ष करते हैं। और अभी की फिलहाल की बात बताऊं तो कभी कभी नहीं पता चलता कि क्या होगा। मतलब जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो नहीं पता था कि किस तरह काम चलेगा, किस तरह आगे पैसे आएंगे या कौन काम देगा। लेकिन मैंने बता रहा हूँ ना, एक ईश्वरीय शक्ति होती है। तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने बना के रखी थी ऐसे ही यारी दोस्ती में, और जो सबने तारीफ सबने की थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले कोई ओटीटी चैनल शॉर्ट फिल्म खरीदता नहीं था। कहाँ से किसने किसको दिखाई, कहाँ कब दिखाई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। और मेरे पास फोन आया कि हम आपकी फिल्म खरीदना चाहते हैं, और उसने मेरा लॉकडाउन निकाल दिया। तो ये चीजें भी छोटी छोटी। उसका नाम शायद पास्ता था। पास्ता, हाँ पास्ता। अरे पास्ता खूब पसंद आया लोगों को, जो उल्लू पे देखा गया। हाँ, उल्लू पे उनका फोन आया मुझे, उन्होंने कहा किसने दिखा दी, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं थी, तो मैंने ही वीएमओ में सेव करके रखी हुई थी। और जबकि उसके जो हीरो थे और जो हीरोइन थी वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शरद मल्होत्रा और मधुरिमा तूली। शरद साहब के साथ तो शरद साहब बड़ा पहचाना हुआ नाम है टीवी में, और तो मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी जब वो पहली बार फिल्म कर रहे थे, एक तेरा साथ करके। तो मैं उस फिल्म का एसोसिएट डायरेक्टर था, तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई थी। फिर जब मेरे मन में वो एक आइडिया आया पास्ता का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो दे शोड मी दैट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट के उन्होंने कहा चल ठीक है, तू बना रहा है तो हम काम करेंगे उसमें। जबकि वो बड़े महंगे आर्टिस्ट हैं और हम सबकी औकात के बाहर के लोग हैं, लेकिन होता है ना, एक संबंध भी कोई चीज होती है, विश्वास भी कोई चीज होती है। तो उन्होंने मेरे साथ काम किया और हमने बना के रखी हुई थी, क्योंकि हमें मालूम था कोई नहीं खरीदता है। देख के लोग तारीफ करते हैं, शायद अगला काम भी दे दें, लेकिन खरीदता कोई नहीं। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे साथ भी हमने
एक शॉर्ट फिल्म शॉर्ट थी, की थी हम, है ना? इलाहाबाद की थी, नैनी हाँ, यूनिवर्सिटी। करेक्ट। और तभी पहली बार आपके टच में आया था, और वो तभी से रिश्ता हमारा चला आ रहा हाँ, और मैं भी पहली पहली शॉर्ट फिल्म थी मेरी वो, जो मैंने बनाई थी, और बहुत खराब बनाई थी ओमपाल, हमने बहुत खराब बनाई थी लेकिन है। इससे बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें मिला था। मेरे लिए हाँ, तो एक ह्यूज एक्सपीरियंस था वो। जो हाँ, हमने वो हॉस्टल की कहानी थी, जो दो दोस्तों की, हाँ, दीपक भाई थे और विशु भाई थे। हाँ। तो दीपक कितना अच्छा काम कर रहा है अभी सब टीवी पे, तो सबने वैसा ही शुरुआत किया, और धीरे धीरे सीखते गए। अच्छा, लेकिन वो भले खराब फिल्म बनी थी, लेकिन उस फिल्म से क्या क्या मिला, मतलब सबसे पहले तुम मिल गए मित्र के तौर पे कहें तो, ऐसे और एक मुझे दो मिल गए। हाँ, और एक्सपीरियंस मिला फिल्म बनाने का, और गलतियां पता चली कि हम क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। तो फिल्म को जो सिखाना चाहिए, जो देना चाहिए, वो हमें देके गई वो। जी और अब जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसको पैसे देके जाना चाहिए, तो आप वो पैसे देके जाती है। तो सीखने बिल्कुल का एक प्रोसेस में गुजरना ही पड़ेगा सबको। तो बिल्कुल यही सफर है और मजे आ रहे हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन के पहले तक जब कभी मैं सोशल मीडिया पे विजिट करता था आपके, मैं कई सारे पोस्ट में आपको सोशल मीडिया पे देखता था। तो कभी कभार जैसे एक हफ्ते में 10 दिन में आप एक्टिव हुए, और किसी करंट अफेयर पे आपने एक कोई ऐसी सटीक सी लाइन लिख के फेसबुक पे छोड़ दी, जो बड़ी चुभती हुई सी होती थी, और वो एकदम से बिल्कुल सटायर होता था बहुत बड़ा। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें आती गई आती गई आती गई। एक दिन पता लगा कि भाई इन सारी लाइनों ने एक किताब का रूप अख्तियार कर लिया है, और उस किताब का नाम है फिदाइन। जी, फिदाइन के बारे में जरा सा कुछ बताइए। जी, फिदाइन इत्तेफाक है, मेरे पास में ही रखी है, और मेरे ख्याल से स्क्रीन पे उल्टी आएगी या जो भी हो। ये किताब है, ये मेरी पहली किताब है, और ये लॉकडाउन से पहले ही लिखना शुरू किया था, लेकिन वक्त नहीं मिलता था कि इसको खत्म कर पाऊं। तो बीच में कभी एक चैप्टर लिख लिया, 2 चैप्टर लिख लिए, क्योंकि इसमें कुछ पैसे तो मिलने नहीं थे, तो जहां से पैसे मिलने वो लिख रहे थे। और लेकिन ये मेरे मन का काम था। पहले सोच रहा था मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, पहले नॉवल लिखते हैं, और हिंदी में लिखते हैं। हिंदी बहरहाल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिंदी में पढ़ा लिखा, अंग्रेजी में ही हूँ, लेकिन हिंदी से प्यार है, हिंदी के ही धंधे से कमा रहे हैं, हिंदी के में ही लिख रहे हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया। ये कहानी जो है ना, वो मेरे मन में आई इसलिए कि हम लोग आतंकवाद जैसे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप जब भी आतंकवाद जैसे शब्द का जिक्र आएगा, तो कितने गंभीर हो जाते हैं लोग कि अरे बड़ी बुरी समस्या है, और फलाना देश जूझ रहा है, ढिमका देश जूझ रहा है। लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत जो भी अपने लेवल से सोचा, क्योंकि आखिरकार आतंकवाद में इन्वॉल्व कौन है रूट लेवल पे, मेरे तुम्हारे जैसे लोग ही तो इन्वॉल्व हैं, 17-18 साल के बच्चे इन्वॉल्व हैं, और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इनके दिमाग में क्या उतनी संजीदगी है इस चीज को लेके, जितनी संजीदगी से हम सोच रहे हैं, पूरा विश्व भर सोच रहा है। तो बहुत साधारण सी चीज है आतंकवाद, धंधा है, बिजनेस है। इसको किसी भी तरीके की सीरियसनेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है कि इट्स अ बिजनेस। एक तरफ एक देश है जो बहुत सारे हथियार बनाता है, उसको चाहिए कि दुनिया हथियार खरीदे, इसलिए वो उनकी जरूरतें पैदा करता है, क्योंकि यही तो कोलगेट करता है, यही तो बाकी कंपनियां करती हैं जो सामान बना रही होती हैं। वो पहले उसकी जरूरत पैदा करती हैं। मैंने एमबीए में यही पढ़ा कि आप जो सामान पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए आप उसकी नीड भी पैदा करिए। जब नीड पैदा करेंगे, तब जाके वो सामान खरीदा जाएगा। तो वही ये कंपनियां कर रही हैं कि जो कंपनी पिस्तौल बना रही है, जो कंपनी बम बना रही है, वो बिकेगा कैसे अगर दुनिया भर में शांति होगी तो? क्योंकि इंसान तो चाहे तुम हो चाहे मैं, शांति ही चाहता है, लेकिन धंधे वाला आदमी हमेशा चाहता है कि मेरी नीड बनी रहे। वो नीड क्रिएट कर रहा है, और हम उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी किसी और संजीदगी की जरूरत नहीं। तो इस बात के चारों तरफ मैंने एक प्रेम कहानी गढ़ी, और उसका रिजल्ट है ये फिदाइन, जहां पे एक लड़के को, 17-18 साल का लड़का, जो प्यार में पड़ जाता है, और इवेंचुअली उस प्यार के ही चक्कर में उसको फिदाइन बनना पड़ता है। फिदाइन मतलब सुसाइड बॉम्बर। और फिर कैसे वो वहां से निकल के आता है, उसकी कहानी।
बहुत खूबसूरत और बड़ा बहुत बड़ी तादाद में पढ़ा जा रहा है फिदाइन को। जी और ये बड़ी खुशी की बात है कि सैकड़ों की तादाद में प्रतियां जो है बिक चुकी हैं। जी अच्छा, फिदाइन से वध की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, जो आपकी अगली किताब आने जा रही है। जी तो थोड़ा सा वध पे हल्का सा प्रकाश डालिए, आपकी वध क्या है? वध जो है एक एकदम अलग किस्म की कहानी है, 3 पीढ़ियों की कहानी है। और ये नॉर्थ इंडिया में एक फिक्शनल गांव है बहरहाल। मैंने इस कहानी को बहुत निजी तौर पे जिया है, मेरे आसपास की ही कहानी है। और लेकिन सब कुछ मतलब उतना फिक्शनलाइज करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, कि बिना उसके तो मैंने वो किया फिक्शनलाइज। तो एक रियासत है छोटी सी नॉर्थ इंडिया में, जो ब्राह्मणों की रियासत है, उसके लुटने की, उसके खराब होने की, उसके बर्बाद होने की कहानी है ये। और उसके पीछे कारण आपसी रिश्तों में खटपट जब शुरू होती है, और लाड़ प्यार बाप बेटे का, उसके बाद बदला, रंजिश, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज देयर, एवरी इमोशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज देयर इन वध। और 3 जनरेशंस में बटी हुई कहानी है, जिसमें शायद मेरे ख्याल से शुरू होती है कहानी 1924 या 20 से, और 2002 या 3 तक जाती है। वध कब तक हम देख पाएंगे? वध कब तक आ जाएगी तो मार्केट? मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आ जानी चाहिए अमेज़न पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। आप अपने वध, आमतौर पे हम इस तरह के नाम सुनते हैं, वध, हत्या, तो एक साहित्यिक सवाल में आता है, तो हत्या और वध में फर्क क्या? ये हिंदी की खूबसूरती है ओमपाल, कि हमारे यहाँ शब्दों का जो मतलब है, शब्द जो बनाए गए हैं वो भाव देख के बनाए गए हैं। जैसे अंग्रेजी में आप जब किसी को मारते हैं, किसी के मर जाने को या मार देने को किलिंग ही कहते हैं। अब वो चाहे आप अब्राहम लिंकन को मारो तो भी वो किलिंग ही है, और आप किसी बहुत बड़े आतंकवादी को मारो तो भी किलिंग ही है। लेकिन हिंदी इसका विशेष ध्यान रखती है कि जब कोई बुरा आदमी मरता है, जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा था, जिसके जीवन से, वो उसका मर जाना या उसको मार देना, मर जाना तो नहीं, मार देना, वो वध है। जैसे रावण का वध हुआ था, लेकिन गांधी की हत्या हुई थी। तो जैसे तो क्या हमारे जो दर्शक हैं आने वाले वक्त में फिदाइन या वध को किसी वेब सीरीज या फिल्म के रूप में देख पाएंगे? बिल्कुल, कोशिश जारी है, और कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं उसको बनाने में। बहरहाल मैं ऑलरेडी 2 वेब सीरीज के लेखन में हूँ ऑलरेडी, तो वो चल रहा है। नाम तो नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं एनडीए में हूँ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में हूँ। तो लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें मेरे फेसबुक वॉल से उसका प्रोमो मिलेगा तो बात आ जाएगी सामने। जाकिर साहब को मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्ल्ड थिएटर डे नजदीक आ रहा है, 27 मार्च को पूरी दुनिया वर्ल्ड थिएटर डे मनाएगी। आप थिएटर से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हैं, लेखन हैं, और अभिनय की तमाम बारीकियां आपने जानी है, समझी है। तो हमारे जो दर्शक किरदार बोलते हैं कि उनके लिए वर्ल्ड थिएटर डे पे आपकी तरफ से कोई मैसेज? बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सारे कलाकारों को जो वर्ल्ड थिएटर डे पे अपनी कला को सम्मान दे रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, जीवन की तमाम मुश्किलें झेलने के बावजूद, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो। और उन लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं जो देखने आते हैं, जो भले काम नहीं करते, लेकिन दर्शक जो है, क्योंकि दर्शक हैं तो कलाकार हैं, और उन्हीं से सब कुछ, जनता जनार्दन जिसको बोलते हैं, उन्हीं से सब कुछ है। तो कलाकारों से ज्यादा शुभकामनाएं उन दर्शकों को जो कलाकारों को और कला को जिंदा रखे हुए हैं थिएटर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, और बहुत थैंक यू वेरी मच। आ जाएगा, और ये बार फिर लेके बात करेंगे आपसे। जी बिल्कुल कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि आप जो काम कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए,
प्रोग्राम का जो नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मिस कर रहा हूँ, क्या नाम है प्रोग्राम का? किरदार बोलते हैं। मैंने इसका शुरुआत शायद मिस कर दी, तुमने ही मुझे बताया था और वक्त के चलते नहीं देख पाया हूँगा मैं, लेकिन तुम्हारे बाकी काम मैंने बहुत सारे देखे हैं जो तुम लगातार करते रहते हो और बहुत एक ईमानदारी से करते हो, और वो ईमानदारी तुम्हारे काम में, तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी पूरे व्यक्तित्व में झलकती है। वो नहीं मरने देना तुम, और बहुत अच्छा काम करोगे जीवन में। ये आशीर्वाद आपका बना रहे। और आज हमारे साथ एक किरदार के रूप में विभूति नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े, जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर भी, आप सिंगिंग भी करते हैं। उन दिनों में इलाहाबाद में बहुत सारे गाने हमने गाए जब हम नैनी नदी के किनारे नैनी यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे वो शो। और राइटर तो माशाल्लाह है ही। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब इंतजार है वध का, जैसे ही वध आएगी तो एक दिन फिर से आपके साथ हम यही जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।